अभी तक हमने दूसरे सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। अब हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं और ये तुम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चैप्टर है। ठीक है। एथिक्स बहुत सिंपल चैप्टर है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये बहुत इजी है, एक बार पढ़ने पे याद रहे वैसा है और तुमको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट सेक्शंस नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक थेरोटिकल पार्ट है कि तुमको अपने ओन वर्ड्स में भी तुम वहाँ पे समझा सकते हैं। ठीक है। इसका ज़्यादातर CWA के एग्ज़ाम में इंटर के उसमें 10 से 15 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज है। 10 मार्क्स का एनी हाउ एक थ्योरी क्वेश्चन आता और आए तो ऊपर से ऑब्जेक्टिव्स के एक दो क्वेश्चन आ सकते या शॉर्ट नोट आ सकता। तो 10 से 15 के बीच में इसका एवरेज मार्क्स रहते, 10 मिनिमम 15 मैक्सिमम। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे। एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। इसको रीड करने के बजाय मैं ये वाला चैप्टर तुम लोग को ओन वर्ड्स में समझाते जाती। एथिक्स जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया। लैटिन वर्ड था इथॉस, जिसका मीनिंग है कैरेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ और इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ या पूरे वर्ल्ड में इसका रिकग्निशन इसलिए आया बिकॉज बिज़नेस में मॉरल वैल्यूज़ नहीं हुआ करते थे। बिज़नेस में सिर्फ प्रॉफिट रहता था। जैसे वहाँ पे वो सेइंग है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो उस तरीके से बिज़नेस को एक वॉर की सिचुएशन बना दिए थे और जैसा भी करना है उस तरीके का बिज़नेस करके बस आगे बढ़ो, इस तरीके की मैं एक साइकोलॉजी लेके चल रही थी पूरी वर्ल्ड। बीच में कई सारे स्कैम्स ऐसे हुए, कई सारे ऐसे ब्लंडर्स हुए जिससे बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हिल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक बैंक का केस हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों के लाइफ लॉन्ग अर्न मनी लेके भाग गया कोई। ठीक है। मैं स्पेसिफिकली किसी के नाम और बैंक्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रही, बट बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ बने जिसमें लोगों से पैसे लिए और फिर वो लोगों को पैसे नहीं दे के डुबाते हुए वो पर्टिकुलर इंसान ने अपने आप को सेटल करके बाहर कहीं चले गया इंडिया के। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। इस तरीके की चीज़ों से एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर हम बिज़नेस भी कर रहे तो हमारे पास कोई मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए, हमारा कोई कैरेक्टर होना चाहिए, हमको ये एहसास होना चाहिए कि हम जो वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम रिसोर्सेज किसी और की यूज़ कर रहे तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी है या हमारे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, मॉरल सोशल वैल्यूज़ होने चाहिए। ठीक है। तब ये चीज़ नॉर्मल पर्सनल लाइफ में तो रहती थी, सोसाइटीज़ में ये चीज़ सिखाई जाती थी, बट बिज़नेस में ये चीज़ का कभी इंट्रोडक्शन ही नहीं था। बिज़नेस को ये पता ही नहीं था कि बिज़नेस में भी मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए, जबकि ये अंडरस्टूड सी बात थी। लेकिन क्योंकि ये फॉलो नहीं हो रही थी तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लॉ में ये चीज़ को लाना पड़ा कि तुमको कंपलसरीली सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोशल रूल्स के हिसाब से बिज़नेस लेके चलना है और एक पर्टिकुलर मॉरल वैल्यूज़ के साथ उसको चलाना है। ये सारे कॉन्सेप्ट को एथिक्स बोलते हैं। ठीक है। पर्सनल एथिक्स अलग है, सोशल एथिक्स अलग है और बिज़नेस एथिक्स अलग है। ये सारी चीज़ें अलग अलग है। तो अब यहाँ पे ये बिज़नेस में एथिक्स की वैल्यू क्या है, मीनिंग क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तुमको फाउंडेशन में और इंटर में दिया हुआ है। फाइनल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के एक टॉपिक रहेगा जिसके अंदर किस तरीके से ये एथिक्स को फॉलो किया जाता और कंट्रोल किया जाता, ये सिखाया जाता। बट अभी इंटर लेवल पे तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे कि एथिक्स क्या है और एथिक्स की वैल्यू क्या है। तो ये बिल्कुल टफ नहीं है, सबसे इजी पार्ट है तुम्हारे पूरे सिलेबस का। अब देखो वहाँ पे बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स क्या है। बिजनेस एथिक्स या कॉर्पोरेट एथिक्स का सिंपल सा मतलब इतना है कि जो भी बिज़नेस में हम काम कर रहे, जो बिज़नेस में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे या प्रोडक्शन कर रहे, जो भी बिज़नेस हम कर रहे, ट्रेड होने दो, वॉट एवर हमारा बिज़नेस है, उस बिज़नेस के कुछ मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। एथिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल यानी स्कूल में याद होगा मॉरल वैल्यूज़, झूठ मत बोलो, लोगों के साथ धोखा मत करो, किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ, जस्टिस करो, इक्वालिटी के साथ रहो, शेयरिंग की आदत डालो, ये सारे रूल्स जो सिखाते थे ना बचपन में मॉरल साइंस में, स्टोरीज़ के साथ, मॉरल वैल्यूज़ के साथ, तो वो सारी चीज़ों को बिज़नेस में भी लेके आना। अब बिज़नेस में कैसे लेके आएंगे कि एम्प्लॉयज़ के साथ जस्ट रहो, उनको रिस्पेक्ट करो, शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, कंपटीशन हेल्दी रखो, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दो, उनको धोखा मत दो, उनको फ्रॉड मत करो। तो इस तरीके के जो रूल्स हम लेके आते हैं बिज़नेस में, या एक सोशल
कैरेक्टर की वजह से लेके आते, तो इसको हम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बोलेंगे। अभी तक जिसको जैसे मॉरल वैल्यूज़ उनके घर में मिले उन्होंने वैसा बिजनेस करे, लेकिन अब कंपनीज़ को ये रूल्स आ गए कि तुमको अपने हिसाब से मॉरल वैल्यूज़ नहीं बनाना है। जिस तरीके का मॉरल वैल्यू उस कंट्री का लॉ बनेगा तुमको उसको फॉलो करना है। जैसे इंडिया में कुछ परसेंटेज, अगर किसी का एक टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाता है तो उनको कुछ परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट सोशल कॉज के लिए वहाँ पे लगाना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनीज़ को अलग अलग तरीके के, जैसा वेस्टेज है तो केमिकल वेस्टेज अगर हार्मफुल है तो उसको डिस्पोजल का तुम क्या तरीका यूज़ कर रहे हो वो लॉ के हिसाब से जाना है। फिर रिसाइकलिंग का प्रोसेस लॉ के हिसाब से जाता। बहुत सारी मशीनरीज ऐसे इंट्रोड्यूस हो रही जो फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वेस्टेज मत हो। जैसे अभी पॉलीथीन्स बैन कर दिए, तो जो लोग पॉलीथीन के पैकेजिंग करते थे अपने प्रोडक्ट की, अब वो कोई और चीज़ यूज़ कर रहे, लाइक पेपर या कुछ इस तरीके की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर बिजनेस। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैन्युफैक्चरर्स की क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे का सारा एथिक्स के अंदर आता। ठीक है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस या मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितना पैराग्राफ मैंने लिख के दी ना, ये जस्ट तुम लोग की रीडिंग के लिए है कि तुम्हारे पास कंटेंट बढ़ते जाना और तुमको वहाँ पे लिखने के लिए बहुत सारे नए नए वर्ड्स या एक्सप्लेनेशन के अलग अलग मेथड्स रहना। तो मैं जस्ट एक बार तुम लोग के लिए रीड कर देती। Ethics is a set of rules that define right and wrong conduct. The term ethics derived from Latin word ethos, which means character. Ethics is a social science which deals with concepts such as right and wrong, moral or immoral, good and bad behavior of dealing with one another. The phrase business ethics and corporate ethics are often used to describe the application of ethical values to business activities. Ethics applied to all aspects of conduct is relevant to the actions of individual groups and organizations. In addition to the individual ethics and corporate ethics, there are professional ethics. Professionals such as managers, lawyers, and accountants are individuals who exercise specialized knowledge and skills when providing service to customers or to public. The purpose of business is to earn profit, and almost every business tries to maximize its profit. But the question that arises here is how much profit and at what social and other cost. At many times, a good corporate citizen is expected to limit his greed and not indulge in irrational behavior, even though the existing laws may be helpless in curbing such practices. Sense of fair play should prevail. ऊपर मैंने जितना रीड करी उसमें एक चीज़ और है कि प्रोफेशनल एथिक्स भी रहते। प्रोफेशनल एथिक्स किसके लिए रहते? लॉयर्स के लिए, CA CWA, डॉक्टर्स, सारे इस तरीके के जो नोबल प्रोफेशंस है या जो एक हाईली रेप्यूटेड प्रोफेशंस है, तो उनके पास जो एक्सपर्टाइज नॉलेज को यूज़ करके अपना काम करते, तो उनके पास भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ होना चाहिए। जैसे अभी हम डॉक्टर्स का देखते हैं कि डॉक्टर्स को बोलते हैं कि पैसों के लिए काम मत करो, टीचर्स को बोलते हैं कि पैसों के लिए काम मत करो। तो इस तरीके के जो रूल्स रहते हैं ना कि आप पैसों के पीछे मत भागो, आपका जो एम है या आपका जो प्रोफेशन है आप उसको फोकस करो, तो ये मॉरल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हर बिज़नेस का एक ही मकसद रहता है कि वो प्रॉफिट कमाना, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रॉफिट कमाना है तो ठीक है, लेकिन किस कीमत पे? अगर हम इस कीमत पे अपने आप को सक्सेसफुल बना रहे कि हम दूसरों का नुकसान कर रहे, आने वाले जनरेशन्स का नुकसान कर रहे, पूरी सोसाइटी पूरी कंट्री का नुकसान कर रहे, तो क्या वाकई में हम प्रॉफिट कमा रहे? क्या रियल में हम सक्सेसफुल हो रहे? ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर ये है कि आप अगर किसी और को नुकसान पहुंचा के, किसी और के करियर को ख़राब करके, किसी और के आने वाले रिसोर्सेज को ख़राब करके या पूरे आसपास के एनवायरनमेंट को ही ख़त्म करके आप अपने आप को अगर सक्सेसफुल बना रहे, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल सक्सेसफुल। ठीक है, ये सक्सेस की कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, ये हमारा वे ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। इवन तो हम लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ कमा रहे इस तरीके से, बट क्या कॉस्ट पे? आने वाले जनरेशन्स के कॉस्ट पे अगर हम ये कमा रहे, तो हम क्या कमा रहे और क्यों कमा रहे? तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए बिज़नेस, ये बताता है एथिक्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एथिक्स ये जस्ट एक थ्योरेटिकल वे में तुम लोग के पास मॉड्यूल में दिया हुआ है, बट एक याद रखने के लिए इसमें और डिटेल्स है, बट जिस सिंपल वे में 3 तरीके का डिवाइडेड है टाइप्स ऑफ एथिक्स: मीटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड।
ठीक है। अमिता एथिक्स कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इतना है कि मॉरल जजमेंट कैसा रहता है हमारा। मॉरल जजमेंट का मतलब हम किसी को देख के बोल रहे हैं कि अरे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, जज कर रहे, खुद काम नहीं कर रहे हम, जस्ट एक जजमेंट और डिसीजन ले रहे, तो उसको मीटा एथिक्स बोलते। मैं रीड कर रही, देखो, मीटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट। इट लुक्स एट द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ये बता रहा कि जो मीटा एथिक्स है तो वो ओरिजिन पे देखता है कि ये वैल्यूज़ आए कहाँ से। अब इसके डिटेल में बहुत कुछ है, बट एक सिंपल वर्ड्स में कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें बहुत एथिकल है, बहुत लीगल माने जाते हैं उनके सोशल नॉर्म्स के हिसाब से, और सेम चीज़ तुम कहीं और जाओ तो बहुत बड़ा वहाँ पे अनएथिकल बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर कहा जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई गांव की तरफ गए, बहुत बैकवर्ड गांव जो एजुकेशन नहीं है, जो आज भी 100 साल पुराना है, जहाँ की थिंकिंग आज भी 100 साल पुरानी है, वहाँ पे अगर हम गए तो वहाँ पे जो वुमेंस के साथ ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अनएथिकल है हमारे हिसाब से, बिकॉज हम मॉडर्न सिटी से है। लेकिन उनकी सिटी में या उनके गांव में या वो छोटे से लोकेलिटी में गए तो उनके हिसाब से एक लड़की का घर में रहना बहुत एथिकल है, घर से बाहर जाना अनएथिकल है। तो एक जगह पे जो चीज़ मॉरल वैल्यूज़ में सही मानी जा रही, दूसरी तरफ उसी को अपोज माना जा रहा। तो ये ओरिजिन्स जो आते हैं कहाँ से और क्यों ये चीज़ें हो रही, इस तरीके की चीज़ों को जज करना मीटा एथिक्स है। ठीक है। सेकेंड है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स इज कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ मॉरल जजमेंट एंड द क्राइटेरिया फॉर व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। ऊपर हम ओरिजिन देख के वहाँ पे जज कर रहे थे, यहाँ पे हम कंटेंट देख रहे कि इसके अंदर क्या है और क्यों बोल रहे हैं ऐसा, हम उसकी रिसर्च में जा रहे हैं, हम थोड़ा डीप में जा रहे। क्राइटेरियाज देख रहे राइट और रॉन्ग कि कोई भी चीज़ को तुम राइट कब बोलेंगे और कोई भी चीज़ को तुम रॉन्ग कब बोलेंगे। जब हम नॉर्मल इंसानियत की बात करते, ह्यूमैनिटी की बात करते, तो हमारे लिए जज करना बहुत आसान है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। लेकिन जब हम बिज़नेस में आते तो हम बिज़नेस में एथिक्स को जज करना ईजी नहीं है। इसलिए ईजी नहीं है बिकॉज़ हर किसी को प्रॉफिट कमाना है, हर किसी को प्रॉफिट कमा के कहीं ना कहीं कुछ करना है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें, जैसे अब एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ को 8 घंटे काम करा रहे, तो कुछ जगहों पे वो एथिकल है, कुछ जगहों पे वो इमोरल है। अगर हम एम्प्लॉयज़ को बोल रहे कि तुम 8 घंटे से ज़्यादा काम करो तो वो अनएथिकल माना जा रहा। ठीक है, किसके पार्ट पे? एम्प्लॉयज़ के पार्ट पे। लेकिन अगर तुम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस बोलता है कि हम उनको सैलरी दे रहे हैं और एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे, हम उनको वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे जिससे वो अपना वीकेंड एंजॉय कर सके। तो उनके हिसाब से, एम्प्लॉयज़ के हिसाब से अनएथिकल हो रहा और एम्प्लॉयर्स के हिसाब से एथिकल हो रहा। तो इस तरीके से चीज़ों को जज करना कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है और सिचुएशन वाइज क्या सही और गलत है, बिज़नेस के लिए भी, तो इस तरीके की स्टडी और रिसर्च और साइकोलॉजी डेवलप करना नॉर्मेटिव एथिक्स है। अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड वर्ड के जैसा ही वहाँ पे अप्लाइड एथिक्स है, बट देखो क्या है, लुक्स एट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक वॉर, एनिमल राइट्स एंड कैपिटल पनिशमेंट्स। अब अप्लाइड एथिक्स जो है तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है या ये किस चीज़ों को देखता है, तो ये कंट्रोवर्शियल का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस पे हमेशा डिफरेंट ओपिनियंस रहेंगे, जो हमेशा, जैसा वॉर है, ठीक है, यहाँ पे एक वॉर का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो वॉर कहीं पे कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है और कहीं पे कुछ देखा जाए तो वो नहीं होनी चाहिए, वो सारे इनोसेंट लोगों की लाइफ्स जाती, तो वॉर नहीं होनी चाहिए। बट कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे वॉर करना ज़रूरी हो जाता। तो इस तरीके के टॉपिक्स जहाँ पे नहीं होना चाहिए बट फिर भी ज़रूरी हो जाता है, ऐसी सिचुएशंस को या इस तरीके के जजमेंट्स को हम वहाँ पे अप्लाइड एथिक्स बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स है, ये एग्ज़ाम में पहले आया हुआ भी है क्वेश्चन। इसके अलावा तुम्हारे मॉड्यूल में कई अलग तरीक़ों से घुमा फिरा के अलग अलग वेज़ में इम्पोर्टेंस, एडवांटेज, नीड, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करके वहाँ पे बार बार इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स दिया हुआ है। ये जस्ट तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे ये वाला बता रही, ये जस्ट सुन के छोड़ दो। नीचे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं पॉइंट्स, लास्ट में मैंने इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस बोल के, तो वहाँ पे जितने पॉइंट्स तुम लोग याद कर सकते कर लो। इफ़ इंग्लिश तुम लोग को रिटन प्रॉब्लम हो रहा कैसा लिखना, या नहीं तो भी जस्ट तुम्हारे माइंड में एक एक्स्ट्रा नॉलेज रहेंगी तो तुमको कंटेंट कम नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में लिखने। ठीक है। एथिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, अभी तक तुम लोग खुद से भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं बिकॉज हम वही पूरा टॉपिक पढ़ रहे। इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैंने इंडिया का ली, ये मॉड्यूल का नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी का है जो एथिक्स के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा फोकस है, तो उनका एग्ज़ाम्पल भी ली मैंने उसमें।
Ethics is required for human life. It is our means of deciding a course of action. Without it, our actions would be random and aimless. It must include our relationship to others and recognize the importance not only to our physical survival but to our well-being and happiness. It must recognize that our lives are at end in themselves and that sacrifice is not only necessary but destructive. अब यहाँ पे जैसे एक इंट्रोडक्शन फॉर इम्पोर्टेंस था. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई एथिक्स नहीं रखते तो वो एमलेस लाइफ जी रहे. ठीक है. जैसा फॉर एग्जांपल किसी को रिच बनना है, किसी को अमीर बनना है. अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं, सही भी है और गलत भी है. अगर कोई गलत तरीके से अमीर बनने जा रहा है तो वहाँ पे वो एक एमलेस लाइफ जी रहा, बिकॉज उसका एंड जो उसका डेस्टिनेशन है वो कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, वो ग्रीड है. और वो ग्रीड उसको ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो कभी खुश नहीं रह सकता और वो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता. तो इस तरीके से वहाँ पे अगर कोई एथिकल लाइफ नहीं गुजार रहा, वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं लेके चल रहा, तो टेम्प्रेरी तो उसको बेनिफिट मिलेगा बट एट द एंड उसकी कोई मंजिल नहीं है जो उसको खुशी दे सकती. कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो सुकून से रह सकता. कभी भी उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा. दुनिया में ऐसे हज़ारों से लाखों से लोग हैं जो मिलियनर्स और बिलियनर्स है बट वो खुश नहीं है. भले ही उन्होंने सोशल लाइफ में ऐसा बताया नहीं, कोई बड़ा गुनाह नहीं करे या कुछ ऐसा मर्डर वगैरह नहीं करे, बट स्टिल अगर उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ पहुंचा के आगे बढ़े या उनके अंदर लालच है जो मॉरल चीज़ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनको हमेशा अनसेटिस्फाइड और अनहैप्पी रखेंगी. तो एक्चुअल वो लोग कोई डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे नहीं, वो लोग एमलेस लाइफ जी रहे. तो इस तरीके से वहाँ पे बताते हैं कि अगर हम एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या रहेंगे बिज़नेस में. फिर जितना ज़्यादा आपके पास कुछ है उतना ज़्यादा आप शेयर करो. जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको हैप्पीनेस मिलेंगी. जितनी हैप्पीनेस मिलेंगी आप कंटेंट एंड सेटिस्फाइड रहेंगे. तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हो और आप शेयर कर रहे हो और आप लोगों को भी खुश कर रहे, तो वो अंदर से एक फीलिंग खुशी की आएंगी और वो खुशी आपको कहीं ना कहीं एक एम और एक टारगेट देंगी. ऐसे लोग मतलब रियल में सक्सेसफुल होते, जो सिर्फ खुद की लाइफ को देखते या जो खुद सेल्फिशली खुद अमीर बनते, वो लोग कहीं पे भी नहीं पहुंचते. वो लोग कहीं पे भी उनका फ्यूचर नहीं जाता या उनको कोई भी हैप्पीनेस डिज़र्व नहीं होती. मतलब वो कुछ हासिल नहीं कर पाते. बट ऑन द अदर हैंड अगर किसी के पास पैसे कम है, रिसोर्सेज कम है, बट स्टिल मॉरल वैल्यूज़ है, तो उनकी लाइफ में कोई एम है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस है, उनकी लाइफ में पीस है. ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि एथिक्स अगर हम लेके आ रहे अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, तो हमारे पास एक एम है, हमारे पास आगे एक फ्यूचर है. अदरवाइज़ हमारा एमलेस भी हम लोग आगे बढ़ रहे और डिस्ट्रक्टिव वे में हम आगे बढ़ रहे, जो राइट है. क्योंकि अगर हम एथिक्स को नहीं लेके आ रहे तो आज हम देख रहे करप्शन है. करप्शन क्यों है? बिकॉज एथिक्स नहीं है. और करप्शन होने से जो लोग करप्ट पैसे लेते, करप्शन के तरीके से अमीर बनते, क्या उनका एंड बहुत अच्छा होता? क्या वो अपनी पूरी लाइफ वो पैसा एंजॉय कर पाते? पैसा रहना और पैसे को एंजॉय करना इज़ डिफरेंट. तो यहाँ पे वही पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हो. अब जो मैं बता रही थी इंडियन कंपनी है, तो ये टाटा इंडस्ट्रीज़ है. टाटा इंडस्ट्रीज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़ ऑफ इंडिया है. इनका बहुत फैला हुआ बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है ये. और अभी से नहीं, बहुत पहले से. रिलायंस भी नहीं था जब से टाटा इंडस्ट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट फेमस थी, स्टील्स में और अलग अलग बिजनेस में. टाटा इंडस्ट्रीज़ की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट या एक बहुत अच्छा फीचर उनका ये है कि उनके खुद के अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट है, सोशल और मॉरल कोड्स ऑफ कंडक्ट है, जो पूरे टाटा इंडस्ट्रीज़ जितनी भी टाटा की कंपनीज़ है वो पूरे कंपनीज़ में वो फॉलो होते और स्ट्रिक्टली फॉलो होते. कुछ ऐसे मॉरल वैल्यूज़ जो उनको कंपल्सरीली फॉलो करने पड़ते, जिसको उन्होंने वहाँ पे नाम दिए द टाटा कोड ऑफ कंडक्ट. अफर्म्स दैट द टाटा नेम रिप्रेजेंट्स मोर देन अ सेंचुरी ऑफ एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन अ वाइड एरिया ऑफ मार्केट. ठीक है. तो अब यहाँ पे इनका ऐसा बोलना है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा टाइम तक से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ करे अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे. और उसको उन्होंने स्ट्रिक्टली ऐसा बनाए हुए है कि हर एक कंपनी जिसका भी नाम टाटा जुड़ा हुआ है, जो भी कंपनीज़ में नाम टाटा का जुड़ा हुआ है, वहाँ पे वो सोशल वैल्यूज़ फॉलो होने चाहिए. ठीक है. तब ये एक जस्ट एक एग्जांपल है तुम्हारे रीडिंग के लिए. तुम लोग डिटेल में उसको एक बार रीड कर लो. अगर रीड करना है तो तुम्हारे नोट्स में भी मैं तुमको कॉपी में सेंड कर दी. एक जस्ट जनरल नॉलेज के लिए कि इम्पॉसिबल नहीं है मॉरल वैल्यूज़ के साथ सक्सेसफुल बनना. तो
बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ है जो मॉरल वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ते। अब अगर हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की बात करेंगे तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट की वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए, वो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। स्पेशली हम क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का हम देख रहे, तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या रहता, कॉस्ट रिड्यूस करना। लेकिन सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस नहीं करना रहता, और भी उसकी जिम्मेदारियाँ रहती जो मॉरल वैल्यूज़ से रिलेटेड है, हर एक प्रोफेशनल पर्सन के वहाँ पे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज भी आते हैं, बट फोकस हम कॉस्ट अकाउंटेंट पे कर रहे हैं। देखो, cost management is an activity of managers related to planning and control of cost. Managers have to take decisions regarding use of material, processes, product design, and have to plan cost or expenses to support the operating plan for the department or section. All these activities come under cost management. Cost management is not cost reduction alone, it is much broader. The role of management accounting is also described as problem solving, score keeping and attention directing. अब यहाँ पे बता रहे कि कॉस्ट अकाउंटेंट का काम खाली कॉस्ट रिड्यूस करना नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है। उसका काम है वहाँ पे मैनेजमेंट को डिसीजंस के लिए गाइड करना, उनको इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड करना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट को करने पड़ते। लेकिन एक बेसिकली और रोल क्या है उसका, प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्कोर कीपिंग और अटेंशन डायरेक्टिंग। ये हमारे एथिकल चीज़ों में से आता। अदर देन अकाउंटिंग ये हमारे एथिकल चीज़ों में से आता, ब्रॉडर लेवल पे आता। ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा, प्रॉब्लम किसी भी वे का आता, तो उस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट ने हेल्प करना चाहिए। ठीक है। अब हेल्प कैसा करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे रीड करती, देखो, द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करना है कॉस्ट अकाउंटेंट का काम। कैसा करेंगे वो, तो हम उनको इम्पॉर्टेंट और रिफाइंड और प्रॉपर तरीके की इन्फॉर्मेशन देंगे। जब हम अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सही डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रॉपर अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस अल्टरनेटिव्स में से चूज़ करके कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता, वो डिसाइड करना वहाँ पे टॉप लेवल का काम है। बट उनको वो टॉप लेवल को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो ऑप्शंस प्रोवाइड करना, वो दिखाना कि ये तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता। फाइनेंशियल क्राइसिस है, रिसोर्स क्राइसिस है, या वॉट एवर वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करने को गाइड करना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। स्कोर कीपिंग। अब देखो, स्कोर कीपिंग रिकॉर्ड्स द रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्शंस ऑफ द मैनेजर्स एंड हेल्प्स इन assessing whether the results expected from the various actions are realized or not. स्कोर कीपिंग खाली नाम वहाँ पे वैसा एक दिया हुआ है, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितना हमने प्लान करे, प्लान के हिसाब से चीज़ें हुई या नहीं हुई। ठीक है। हमारे जो भी हमारे एक्सपेक्टेड चीज़ें थी, या जो भी हमारे वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थे कि ये चीज़ का रिज़ल्ट ये होना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड करके रखना और उनको एनालाइज करके रखना कि क्या हुआ और कैसा हुआ। इसको भी वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अटेंशन डायरेक्टिंग। अटेंशन डायरेक्टिंग सिंपल है, स्कोर कीपिंग और हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस को मिला के अगर हम देखें। अब कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब ये है, ऊपर हम सिर्फ देख रहे कि हमारे आउटकम का स्टडी क्या है, एनालाइजिंग क्या है, और हमारा एक्चुअल डेविएशन क्या है, वो कंपेयर करके हम क्या चाह रहे थे और क्या हुआ और क्यों हुआ और किस वजह से हुआ और उसके आगे का स्टेप क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना, उसको रेक्टिफाई कैसे करना, ये सब चीज़ों को डायरेक्ट करना अटेंशन डायरेक्टिंग करना है। और ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा वैल्यू चेन। वैल्यू चेन हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये अलग अलग तरीके से तुम लोग को फाइनल तक आने वाला है, और इसके मीनिंग भी टॉपिक वाइज और मतलब जो जगह पे हम पढ़ रहे, जो चैप्टर्स में हम पढ़ रहे, जो स्ट्रीम में हम पढ़ रहे, उस हिसाब से ये अलग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में वैल्यू चेन अलग है, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वैल्यू चेन अलग है, टैक्सेशन में वैल्यू चेन अलग है, थेरोटिकल में वैल्यू चेन अलग है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग अलग अलग है, तो इसको एक ही समझ के मत चलो। बट यहाँ पे हम एथिक्स में देख रहे, तो एथिक्स में वैल्यू चेन का मतलब ये है
कि सिंपल वैल्यू चेन, वैल्यू मतलब हम जो उस कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या कोई भी काम में या कोई भी चीज़ में वैल्यू का इनपुट दे रहे, जो ऑफ सम वैल्यू है, तो वहाँ पे एक जैसे हम वैट का देखते, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स में क्या देखते हैं हम कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे और उसका कॉस्ट कितना हो रहा, फिर उसके बाद वो आगे जा रहा, तो वहाँ पे वो जो डिफरेंस है उसके ऊपर वापस से वो वहाँ पे टैक्स लगा रहे, एक के ऊपर एक टैक्स लग रहा है, लेकिन किस चीज़ पे लग रहा, सिर्फ जितना वैल्यू एडिशन हुआ उस पर लग रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू एडिशंस रहते ना एथिक्स में, तो उसको वैल्यू चेन बोलते। अब क्या है यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ तुम लोग के लिए, देखो। वैल्यू चेन इज़ अ विजुअलाइजेशन ऑफ कंप्लीट बिजनेस एज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच यूजफुलनेस इज एडेड टू द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये जो यूज़फुलनेस इज एडेड टू द प्रोडक्ट है ना, तो ये वैल्यू चेन की मीनिंग है। इसको तुम अंडरलाइन करके भी रख लिए तो तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट समझना इजी है। और सर्विस प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोवाइड्स डिसीजन सपोर्ट फॉर मैनेजर्स इन ईच एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन। The design of management accounting system has to take into consideration the decision needs of the manager. Also, it has to take into consideration the new themes and challenges that managers face currently. अब यहाँ पे जस्ट इतना है कि जितना भी हमारा वैल्यू चेन है ना, तो वैल्यू चेन क्या है, एडिशनल जो हम वैल्यू क्रिएट कर रहे, यूज़फुलनेस क्रिएट कर रहे प्रोडक्ट में, एम्प्लॉयज़ में, तो उसको रिकॉर्ड करना या उसको मेंटेन करना या वो चीज़ को रियलाइज़ करना कि वहाँ पे हर चीज़ और हर एक्टिविटी और हर टाइम के साथ वैल्यू एडिशन होता, इसको वैल्यू चेन बोलेंगे। अब वहाँ पे जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अभी के सिचुएशंस के हिसाब से, रिसोर्सेज कम है और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है। तो उसमें वैल्यू चेन बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको वो चीज़ पे ध्यान देना है। अब वैल्यू चेन में क्या क्या चीज़ों पे उनको फोकस करना है, तो देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए। कस्टमर फैक्टर, ठीक है, अब कस्टमर फोकस करना है। कस्टमर को अगर हम फोकस कर रहे, कस्टमर पे अगर हम सेटिस्फाई कर रहे, कस्टमर खुश हो रहा, कस्टमर वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, उसको ऐसा लग रहा कि जितना वो पैसे दे रहा है उसके हिसाब से उसको वैल्यू प्रोडक्ट मिल रहा, तो वहाँ पे हमारा वैल्यू चेन बनते जा रहा है, यानी हम वहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हैं और एक प्रॉपर काम कर रहे हैं। की सक्सेस फैक्टर्स क्या रहते, तो एक अकाउंटेंट के लिए या एक कंपनी के लिए की सक्सेस फैक्टर्स वहाँ पे मैंने अंडरलाइन करी। इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम एंड इनोवेशन। की सक्सेस फैक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे चीज़ें, ऐसे कोर वैल्यूज़ या ऐसे कोर सेक्टर्स जो हमारे आने वाले कल के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है या जो हमारे लिए एसेंशियल है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर हम ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव भी नहीं कर सकते, तो ऐसे चीज़ों को हम की सक्सेस फैक्टर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम इकोनॉमिकल वे में या फाइनेंशियल वे में स्टेबल है। कॉस्ट एंड क्वालिटी का मतलब ये है कि हमारा जो कॉस्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग वहाँ पे अफोर्ड कर सकना, या हमारे प्रोडक्ट से मैच होना चाहिए, ना ओवर कॉस्ट होना चाहिए ना अंडर कॉस्ट होना चाहिए। क्वालिटी हमारी मेंटेन होना चाहिए। टाइम एंड इनोवेशन, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे जिस पे अगर हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिए तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगा मार्केट में। तो ये चीज़ें वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ट्रैक करना पड़ता, परफॉर्मेंस देखना पड़ता, और डिसीजन के लिए वहाँ पे ये सक्सेस फैक्टर्स, इसकी वैल्यू क्या है, कहाँ तक है, क्या होनी चाहिए, ये स्टडी करना पड़ता है, और ये फोकस करते हुए ही वहाँ पे वो लोग डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है ना, ये जापानीज़ टेक्निक है जिसको हम नाम देते हैं काइजन। ये तुमने कई बार मूवीज़ में इधर उधर पढ़े होंगे, या अकाउंटिंग में भी इसका मेथड है कहीं ना कहीं। तब ये जो काइजन टेक्निक है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हर चीज़ में हमने सिर्फ कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। कोई भी लेवल ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम सेटिस्फाइड है कि ठीक है, ये पर्सनल ग्रोथ के लिए भी है, ये हर हर सेक्टर के लिए कॉमन टेक्निक है ये। और सिर्फ अगर ये टेक्निक भी किसी ने सीख ली अपनी लाइफ में, सिर्फ ये एक पर्सनल लेवल पे भी अगर किसी ने ये टेक्निक यूज़ करे, तो अनबिलीवेबल सक्सेसफुल बन सकते। क्यों? बिकॉज हम सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सिचुएशन से, हम एवरी डे चाहते हैं कि हम उसको इम्प्रूव करें।
हम उसको एवरीडे अगर इम्प्रूव कर रहे और हर वक्त कंटिन्यूसली हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे, तो इवन तो हमारे नज़रों में हमको हमेशा ऐसा लगेगा कि इसमें और कोई मेथड और कुछ इम्प्रूव हो सकता, बट कंपेरेटिव टू द होल वर्ल्ड या कंपेरेटिव टू द कंपटीशन हम बहुत आगे निकल जाते। मतलब लोग हमको बीट नहीं कर पाते बिकॉज हम एवरीडे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहे। तो उस तरीके से इस टेक्निक को जापान में यूज़ किया जाता है, जिसको काइज़न टेक्निक बोलते हैं। वहाँ की वो टेक्निक है, इसका फुल फॉर्म एंड बहुत डिटेल्स है, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है, तुमको फाइनल में इस पर काफ़ी डिटेल मिलेगा। वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस। अब हमने ऊपर वैल्यू चेन क्या है वो देखे, सप्लाई चेन कि हम जिसको ये डिलीवर कर रहे, ये वैल्यू हम जिसको देते हैं, हमारे प्रोडक्ट हम जिसको देते हैं, वो पूरा चेन। तो इन दोनों का एनालाइज करना। मैं इसको रीड कर रही तुम लोग के लिए क्योंकि ये ओरली याद रखना मुश्किल होगा तुमको। वैल्यू चेन एज अ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वॉज प्रमोटेड बाय माइकल पॉटर। Management accountant have to become familiar with the framework and provide information to implement the framework by strategic planners। अब ये वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन का यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिया हुआ है, माइकल पॉटर। माइकल पॉटर का तुमको फाइनल के सिलेबस में बहुत जगह पे पढ़ने को मिलेगा। उसके बहुत सारे थेरीज एंड प्रिंसिपल्स है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब ये माइकल पॉटर एक इंसान था जिसने वैल्यू चेन में क्या क्या चीज़ें आती है और सप्लाई चेन में क्या क्या आती, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, ये सब बताया था और उसके लिए गाइड करा था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने उस तरीके से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए और वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स यूज़ करना चाहिए जो माइकल पॉटर ने बताया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गया। इजी है, तुम लोग अपने ओन वर्ड्स में भी एक बार रीड करके लिख सकते। थैंक यू।